हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने अपने चैनल पे फिजिक्स का क्रेश कोर्स स्टार्ट किया जो कि क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए है, और जो बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं ये चैनल। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखे थे जिसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, ऑप्टिक्स में आपका टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन मिला दिया जाए तो इससे अप्रॉक्स 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही वीवीआई होगा। अगर आप इसके सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आपको जो बोर्ड एग्जाम है उसे बहुत अच्छा स्कोरिंग करने को मिलेगा। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं आज ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका वो है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, सबको पता है कि प्रकाश तंतु जो होते हैं वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। प्रकाश तंतु जो होता है इसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर जो होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहला आंसर आपका हो जाएगा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि पहला का आंसर हो जाएगा आपका। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को कितना एंगल पर रखना होगा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि 3 प्रतिबिंब। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग 3 प्रतिबिंब का, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और आपका 30 डिग्री। तो हम लोग को प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो आपका होता है नंबर ऑफ प्रतिबिंब निकालने के लिए 360 डिग्री बाय जितना एंगल आपका देखना है। जैसे अभी आपको कितना देखना है, तो आपको देखना है 3 प्रतिबिंब। तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। अगर आप 90 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका कितना हो जाता है 4 प्रतिबिंब। लेकिन एक और कंडीशन होता है क्या कि प्रतिबिंब की संख्या सम संख्या नहीं होती है, तो इसको एक माइनस कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा, 3 प्रतिबिंब बनेगा। यानी जब आप 90 डिग्री यूज कीजिएगा तो आपका 3 प्रतिबिंब बनेगा। साथ ही अगर आप 120 डिग्री यूज करते हैं तो 360 बाय 120 यहाँ से भी आपको 3 प्रतिबिंब दिख जाता है। अगर आप 60 डिग्री यूज करते हैं तो आपका यहाँ से 6 प्रतिबिंब दिखता है, और अगर 30 डिग्री यूज करते हैं तो आपका 10 प्रतिबिंब दिखता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आंसर आपका बी और सी दोनों सही हो सकता है। बी और सी दोनों सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ से भी आपको मिल रहा है और यहाँ से भी मिल रहा है। तो जो आपका 90 डिग्री मिल रहा है वहाँ 4 प्रतिबिंब मिल रहा है, लेकिन 4 प्रतिबिंब संभव नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो 3 प्रतिबिंब बनेगा 90 डिग्री में भी, और साथ ही 120 से भी आपका 3 प्रतिबिंब मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। देखिए, अगर उत्तल और अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में आपका दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, छोटा बड़ा, और दोनों प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अभी आपको क्या बोल रहा है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब। तो अगर अवतल में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है तो 100% इसका आंसर आपका क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा इसका, उत्तल दर्पण। ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तरंगदैर्घ्य के मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या फर्क पड़ता है। तरंगदैर्घ्य के मान बढ़ने से अपवर्तनांक के मान पर
क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको जानना है। तो देखिए तरंग दैर्घ्य जो होता है इसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, और लैम्डा जो होता है अपवर्तनांक का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, तरंग दैर्घ्य घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। यहाँ क्वेश्चन में क्लियर है कि तरंग दैर्घ्य के बढ़ने से, तो तरंग दैर्घ्य अगर बढ़ता है तो 100% अपवर्तनांक क्या होगा, कमी होगा, और कमी होगा मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, घटता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक पतले लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है, क्या बोला जाता है, जब एक पतले लेंस को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तब लेंस नहीं दिखाई पड़ता है, तो लेंस का अपवर्तनांक होगा। देखिए जब हम लोग जितना आपके पास अपवर्तनांक दिया हुआ है, जिस द्रव में आपको डुबाना है, अगर वो द्रव जिस द्रव में भी आपको डुबाना है वो द्रव और लेंस दोनों का अगर अपवर्तनांक सेम हो जाएगा तो उस स्थिति में आपका क्या होगा, जब दोनों का अपवर्तनांक सेम हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, फोकस दूरी आपका अनंत हो जाएगा, यानी कि फोकस जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और जब फोकस बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसी स्थिति में क्या होगा, आपको लेंस दिखाई नहीं देगा, यानी लेंस नहीं दिखाई दे, इसके लिए फोकस दूरी को अनंत होना पड़ेगा, और फोकस दूरी अनंत हो जाए इसके लिए जो है द्रव का जो अपवर्तनांक है वह लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होना पड़ेगा। यानी अगर देखा जाए तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 1.6। अगर 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में 1.6 मटेरियल का बना हुआ लेंस को डुबाया जाएगा तो उस स्थिति में आपका फोकस अनंत हो जाएगा, और इस ऐसे स्थिति में क्या होगा कि लेंस आपको दिखाई नहीं देगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए दो समतल दर्पण को इस प्रकार से रखा गया है, दो समतल दर्पण को इस प्रकार से रखा गया है कि इसके बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री है। अगर मान लीजिए एक समतल दर्पण यहाँ है, एक समतल दर्पण यहाँ है, दोनों को रखे हैं, दोनों के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो नंबर ऑफ इमेज बात करें, इमेज का संख्या बात करें तो ये होता है 360 बाय जितना एंगल दिया गया 60, यानी ये कितना हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 6। लेकिन हम बताए हुए थे जो प्रतिबिंब का संख्या होता है वो आपका इवेन नंबर नहीं होता है, सम संख्या नहीं होता है, तो इससे एक माइनस कर देंगे और आपका रिजल्ट कितना होगा, 5 प्रतिबिंब होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 प्रतिबिंब। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। बोला गया इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम होगा, क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम, इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा कांच और हवा के लिए। ध्यान रखिएगा, यहां जब बोला जाएगा इस तरह का ऑप्शन ध्यान में रखिएगा, बोला गया इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांतिक कोण का मान जो है वो न्यूनतम होगा, तो वो हो जाएगा कांच और हवा के लिए क्रांतिक कोण का मान जो है वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, प्रकाश जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए कहां जा रहा है प्रकाश, प्रकाश जा रहा है आपका कांच से हवा में, प्रकाश कहां जा रहा है, सॉरी हवा से कांच में। हवा का अपवर्तनांक और कांच का, हवा का अपवर्तनांक होता है 1 और कांच का अपवर्तनांक है आपका 1.33। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछ रहा है, तो कम अपवर्तनांक वाले से ज्यादा अपवर्तनांक में जाएगा तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ज्यादा अपवर्तनांक वाले में जाएगा तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, घटेगा, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तरंगदैर्घ्य का मान कम होगा। क्लियर है, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, बोला गया है -1.5 डायोप्टर एवं +2.5 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो इसके संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखिए क्या है, अगर दो लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाएगा, अगर कोई भी दो लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाएगा तो इसकी फोकस दूरी, अगर मान लीजिए इसका 5 है, इसका 5 है, तो फोकस दूरी इसका 10 हो जाएगा। लेकिन एक का फोकस दूरी माइनस में है। पहला का फोकस दूरी देखिए कितना बोला गया है, पहला का बोला गया है आपका पहला का फोकस दूरी है -1.5 और दूसरा का है कितना 2.5। पहला है -1.5 और दूसरा है 2.5। तो इस स्थिति में आपका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा -1.5 प्लस 2.5। तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट 1 बच रहा है, यानी रिजल्ट आपका होगा ये वाला, यानी कि 1 मीटर हो जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, बोला गया एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है एवं इसकी आवर्धन क्षमता 3 है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। होता क्या है देखिए, आपका लंबाई दिया यानी कि एल दिया, एल आपका कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, और दूरबीन का लंबाई होता है FO प्लस FE, ये दिया है 16 सेंटीमीटर, तो ये हो गया FO प्लस FE इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। और खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता M इक्वल टू होता है FO बाय FE। M का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3, तो 3 इक्वल टू FO बटे FE, तो FO इक्वल टू हो गया 3 इंटू FE। अब देखिए यहाँ पहले से आपके पास क्या है 16 बराबर FO की जगह क्या लिख सकते हैं 3FE प्लस FE, तो 3FE और FE कितना हो गया 4FE इक्वल टू 16, तो 4 चौके 16, यानी FE बराबर हो गया 4। ठीक है, FE बराबर क्या हो गया 4, और FE बराबर 4 है, दोनों को मिला के 16 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 12, 12 4 कितना होता है 16, तो एक हो जाएगा आपका 4 और एक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए दोनों की फोकस दूरी, तो एक का हो जाएगा 4 और दूसरा का क्या हो जाएगा 12, जो कि आपका आंसर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि 4 और 12 आपका आंसर सही हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब एक दर्पण को, कोई भी दर्पण हो, पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जब किसी दर्पण को पानी में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और कोई परिवर्तन नहीं मतलब ये क्या हो गया अचर हो जाएगा। अचर का मतलब हो गया कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, मतलब यह क्या रहेगा अचर रहेगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है एक प्रकाश की किरण कांच अपवर्तनांक 5/3 से पानी में अपवर्तनांक 4/3 में जा रही है, तो क्रांतिक कोण का मान कितना होगा। क्रांतिक कोण के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला sin c इक्वल टू हो जाता है 1/μ। अब हम लोग को देखना है म्यू का वैल्यू कितना है, तो म्यू को हम लोग निकालते हैं। म्यू इक्वल टू हो जाएगा जो माध्यम जिसमें जा रहा है, तो जा रहा है किससे कांच से पानी में, तो कांच का अपवर्तनांक है आपका 5/3 और पानी का अपवर्तनांक है आपका दिया हुआ है 4/3, ये दिया आपका 4/3। तो देखा जाए तो ये हो जाता है 15/12।
और इसको अगर हम लोग कटा दें तो 3 पचे 15, 3 चौके 12, तो आपके पास म्यू का वैल्यू हो गया 5/4। लेकिन होता क्या है, हमको चाहिए क्या, साइन सी चाहिए ना, तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा 1/म्यू, यानी 5/4। तो इसको उल्टा करेंगे तो साइन सी बराबर हो जाएगा आपका 4/5, यानी कि सी का बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, जो है आपका साइन इनवर्स 4/5। तो याद रखिएगा कि जो क्रांतिक कोण का फॉर्मूला होता है ये होता है आपका 1/म्यू, इससे आपका सॉल्यूशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बोला गया किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य के बारे में अगर बात करें हम लोग तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य आपका लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य आपका बैगनी रंग का होता है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पूछा गया आपका किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है देखिए, अगला पूछा गया कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक का बात करें हम लोग, देखिए हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक जो होता है वो तरंग दैर्घ्य का विपरीत होता है। अपवर्तनांक आपका तरंग दैर्घ्य का विपरीत होता है। तो बोला गया किसका अपवर्तनांक अधिक होगा, मतलब किसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, ये आपको ढूंढना है, क्योंकि अपवर्तनांक जो है तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यानी यहाँ पर कम किसका है, तो तरंग दैर्घ्य किसका कम है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम है। और बैगनी का अगर तरंग दैर्घ्य कम है इसका मतलब इसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। नेक्स्ट है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो सबको पता है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला गया किसी समबाहु त्रिभुज का आधार के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 13 है। 13 नहीं, यहाँ आपका √3 होगा। यहाँ जो आपका अपवर्तनांक होगा ये आपका √3 होगा अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक आपका होगा √3। ठीक है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है। इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कितना होगा। न्यूनतम विचलन यानी कि आपको डेल एम निकालना है। क्या निकालना है आपको, डेल एम निकालना है, यानी कि न्यूनतम विचलन निकालना है। ठीक है। तो प्रिज्म के लिए अगर बात करें हम लोग तो प्रिज्म के लिए जो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m/2 बाय साइन a/2, ये आपका प्रिज्म के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका प्रिज्म का फॉर्मूला होता है। तो हमको देखना होगा क्योंकि आपका जो प्रिज्म है वो क्या है, समबाहु है। समबाहु है मतलब a का वैल्यू हो जाएगा 60%, जहां a को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। और समबाहु प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो चलिए इस पे हम लोग बना के देखते हैं। म्यू का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, देखिए अपवर्तनांक दिया है √3, तो हम लोग यूज करेंगे √3 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम। साइन ए प्लस ए का वैल्यू 60 और प्लस डेल्टा m/2, और क्या होगा साइन a/2 यानी साइन 60/2। ठीक है, साइन 60/2 का मतलब हो गया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी इधर अगर √3 है तो इधर आपके पास कितना हो जाएगा साइन। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप साइन 60/2 यानी कि 30 डिग्री प्लस डेल्टा m/2 ये लिख सकते हैं आप, और नीचे में हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री डेट मीन्स 1/2। अब 1/2 इधर जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 इंटू 1/2, और इधर कितना होगा साइन 30 प्लस डेल्टा m/2, ये हो जाएगा साइन 30 प्लस डेल्टा m/2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा √3/2 किसका वैल्यू होता है,
√3/2 जो होता है साइन 60 का वैल्यू होता है। तो इसको जो हम लोग लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, साइन 60 का वैल्यू होता है √3, इधर हो जाएगा साइन 60 इक्वल टू, उधर कितना है साइन 30 डिग्री प्लस डेल्टा m/2। अब देखिए दोनों तरफ साइन है, इसका मतलब सिर्फ एंगल बच जाएगा, यहाँ 60 डिग्री बचेगा, यहाँ हो जाएगा 30 प्लस डेल्टा m/2। 30 इधर जाएगा तो 60 माइनस 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा m/2। तो ये 60 में 30 कितना हो 30 डिग्री, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका कितना 60 डिग्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 60 डिग्री इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सबको पता है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम किसका होता है बैगनी का होता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा। फिर आ गया वही क्वेश्चन आपका, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा मतलब तरंगदैर्घ्य कम होगा। अपवर्तनांक अधिक मतलब तरंगदैर्घ्य कम, क्योंकि तरंगदैर्घ्य जो है अपवर्तनांक का क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अपवर्तनांक अधिक मांगा है मतलब तरंगदैर्घ्य कम वाला, और तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है बैगनी का। तो आपका आंसर हो जाएगा बैगनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस कलर का होता है लाल रंग का होता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य पूछा है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, बोला जा रहा है म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का, म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का विचलन कोण कितना होता है। तो यहां पर आपका है म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का विचलन कोण। तो इसका विचलन कोण आपका फॉर्मूला निकलता है, और विचलन कोण बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ध्यान रखिएगा एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि डेल एम इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये होता है आपका किसका फॉर्मूला, विचलन कोण के लिए फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए विचलन कोण के लिए। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव कौन सा है। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो सबसे कम विचलन जो होता है लाल रंग का होता है। जब आप प्रिज्म बनाइएगा तो सबसे नीचे में जो होता है वो बैगनी रहता है, मतलब बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है, और सबसे ऊपर में लाल होता है, मतलब लाल रंग का विचलन जो है ये क्या होता है सबसे कम होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा लाल रंग हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या है बोला जा रहा है एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.55 है। अपवर्तनांक कितना है इसका 1.55 है, और इसको पानी में डुबाया जाता है। क्या करते हैं इसको हम लोग पानी में डुबा रहे हैं। पानी का अपवर्तनांक कितना दिया 1.33, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले से लेके जा रहे हैं 1.33, मतलब अपवर्तनांक का वैल्यू में क्या हो रहा है कमी हो रहा है। और अपवर्तनांक का मान अगर घटेगा तो उसका जो क्षमता होता है वो भी क्या होता है धीरे धीरे घटते जाता है। मतलब इसका आंसर होगा उसकी क्षमता यानी कि पावर जो है वो क्या होगा डिक्रीज करेगा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपको,
बोला जा रहा है तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक क्या होता है। तो हम लोग देख चुके हैं तरंग दैर्घ्य का मान जो होता है अपवर्तनांक का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ रहा है इसका मतलब है कि अपवर्तनांक का मान क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका कि अपवर्तनांक का मान क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोला जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है क्या कि 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस को संपर्क में रखा जाता है तो उसके संयोग की क्षमता कितनी होगी। तो अभी हम बताए थे आपको अगर 2 लेंस को एक साथ में कंबाइन किया जाए तो उसकी क्षमता को हम लोग जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, मतलब घटेगा। 2 माइनस 3.5 ये हो जाएगा -1.5 और बी नंबर ऑप्शन आपका है -1.5। ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका टोटल 25 क्वेश्चन हो गया है। वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने से आपको बोर फील होगा, इसलिए हम लोग छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे जिसमें 20-25 क्वेश्चन करके आपको दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि रट्टा मार के कोई फायदा नहीं है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और समझिएगा तभी आप किसी क्वेश्चन को अच्छी तरह से जवाब दे पाइएगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं इसके अगले वीडियो में अगले ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।